नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे कोऑपरेटिव बैंकिंग भारत के ग्रास रूट्स लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत बना रहा है और कैसे ये मॉडल विकसित भारत 2047 की एक मजबूत नींव बन रहा है। और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है और कैसे ये सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकता है। इसी विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के विशेषज्ञ श्री मिलिंद मोहन आरोलकर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सुनील सर, अब महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह की बात कर लेते हैं, SHG जिसे कहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि महिला SHG में ऋण की वसूली दर 98% से भी ज्यादा है और ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और रणनीतिक रूप से भी आपके लिए क्या संदेश देता है और किस तरीके से लखपति दीदी जैसी योजनाएं विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ती हैं? जब भी मैं आंकड़ा देखता हूं तो मुझे हमेशा ताज्जुब होता है कि जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी जो रिकवरी रेट है वो 98% है। मतलब NPA रेट कुल 2% है, जो कि किसी भी सेगमेंट से बेहतर है। यदि मैं किसी भी बैंक की, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, चाहे वो PSU बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, अगर मैं उनका NPA लेवल देखूंगा तो सभी का 2% से ज़्यादा होगा। तो क्यों इतनी अच्छी रिकवरी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की? अगर हम देखें, क्योंकि महिलाएं सामूहिक जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेती हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं होती हैं, उनकी साप्ताहिक बैठक होती है, वो और एक एक काम करके सबकी जिम्मेदारियां बांट देती हैं वो। तो कई बार लोग कहते हैं कि वो शायद इसलिए पैसा टाइम पे देती हैं क्योंकि पीयर प्रेशर होता है उनके ऊपर। मैं बोलता हूं नहीं, ये पीयर प्रेशर नहीं है, ये पीयर सपोर्ट है। एक बहन के लिए दूसरी बहन का खड़ा होना, एक महिला के लिए दूसरी महिला का खड़ा होना, ये पीयर सपोर्ट है। इसी का प्रभाव है कि उनका NPA लेवल इतना कम है। अब इसका आर्थिक प्रभाव देखिए। वर्ल्ड बैंक का अध्ययन ये कहता है कि जब घर की महिलाएं कमाती हैं तो बच्चों की शिक्षा का खर्च 40% बढ़ जाता है, हेल्थ पे होने वाला खर्च 30% बढ़ जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू जो हम खाना बच्चों को देते हैं उस पर होने वाला खर्च 25% बढ़ जाता है। इसका मतलब जब एक महिला काम करती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी 1 रुपए का यदि किसी महिला को आपने ऋण दिया तो उसका 4 रुपए का सामाजिक लाभ देश को मिलता है। उसके बावजूद भी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन नहीं बढ़ा पा रहे, जिसका देश को इतना बड़ा फायदा मिलता है। और अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं तो मैं मानता हूं कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सहकारी लिंकिंग विकसित भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना। यह आंकड़ा जब आगे बढ़ेगा तो ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति बदल जाएगी। यूरोप में हम अगर किसी को ये बताते हैं कि हमारे यहाँ 36 लाख महिलाएं एक सहकारी की मालिक हैं तो विदेशी नीति निर्माता चकित रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि अगले 22 वर्ष भारत में नारी शक्ति के होंगे और सहकारी बैंकिंग इस शक्ति का सबसे विश्वसनीय साथी होगा। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं, जहां नारी सशक्त वहां सहकारिता सशक्त, जहां सहकारिता सशक्त वहां राष्ट्र सशक्त। मिलिंद सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में महिला SHG आंदोलन की स्थिति है, वो क्या स्थिति आप देखते हैं? और जिस तरीके से सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद जमीन पर बदलाव आए हैं, वो आप किस तरीके से देखते हैं? खास तौर पे 2 लाख नए PACS की योजना से क्या क्या बदलाव हुए हैं? कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसका विशेषता है कि हम स्केल नहीं देखते, हम लोगों की एस्पिरेशन को बड़ा करते हैं। तो ये हमारी ताकत है और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो इतना बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेक्टर है, लाखों महिलाएं जुड़ी है, कुछ ना कुछ काम कर रही है। हर शहर में, हर गांव में ये सब सेक्टर चलता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उन्होंने जोर शोर से उसमें उतरना चाहिए। NPA की चिंता मत करो क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि जरूरतमंद जो महिला है उसको आप हाथ में पैसा दोगे
तो उसका ठीक से अकाउंट्स भी रखेगी और को वापस भी देगी। बहुत बढ़िया। हमारे महाराष्ट्र में एक बैंक है जळगाव डिस्ट्रिक्ट में, जळगाव जनता सहकारी बैंक। तो चूंकि मैं महाराष्ट्र के सहकार बैंकिंग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका नाम भी वो भी परहेज नहीं करेंगे। मैं उनको मानता हूं इसलिए कि बहुत सालों से जळगाव जनता सहकारी बैंक में सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक वर्टिकल चलता है, उनका एक डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर्स है, और कम से कम मुझे लगता है अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे, लेकिन 60 to 80,000 women are connected to those self help groups through that bank। तो बैंक ये कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे महाराष्ट्र में इतनी बैंक है तो हमें भी सबको आगे आना चाहिए। और मैंने मेरे बोर्ड में भी ये चर्चा की, फेडरेशन में भी और मेरे बैंक में भी, कि हमें महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे उनके एस्पिरेशंस पूरे हो और एक विमेन लेड डेवलपमेंट का जो सपना है वो भी पूरा हो सके। बहुत खूबसूरत। आज देश भर में पैक्स जो है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, बहुत सालों से है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ी थी और उनमें से बहुत सी नॉन फंक्शनल भी हो चुकी है क्योंकि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं बहुत अभिमान से हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर का और कोऑपरेटिव सहकारिता का उल्लेख करूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करूंगा कि जो नई सहकार नीति आई है, जो आदरणीय सुरेश प्रभु जी ने लिखी है, एक टीम थी उनके साथ, तो उसमें इस पैक्स जो है उसको इतनी ताकत दी है कि एक छोटे से गांव का पूरी तरह से विकास करने में ये पैक्स काबिलियत रखती है। तो उसमें भी डिजिटल हो, उसमें भी प्रोसेस हो, ये सब किया है। लेकिन एक पैक्स जो है, जो आज तक छोटे किसानों को ऋण देती थी, वो पैक्स आज एक स्कूल भी चला सकती है सहकारिता के ऊपर, एक हॉस्पिटल भी चला सकती है। ऐसे बहुत सी चीजें सहकारिता के माध्यम से चलाने के लिए एक नया एक मशीनरी गवर्नमेंट ने, हमारे सहकार मंत्रालय ने, जो यंग अचीवर्स है, एस्पिरेशन रखने वाले यंगस्टर्स है, उनको दी है कि आप ये ले लो और अपने गांव का विकास करो। तो मुझे लगता है कि पैक्स ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला टूल आज हमारे सहकारिता मंत्रालय ने हमें दिया है। जी दर्शकों, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। एआई इंजीनियर भी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल भी चाहिए। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अब बात युवा पीढ़ी की, और आप दूरदर्शन के माध्यम से 80 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचते हैं और 27 से ज़्यादा किताबें भी आप लिख चुके हैं, और आज का युवा सहकारी क्षेत्र को
पुराना मानता है, तो उसे आप क्या संदेश देंगे कि सहकारी क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर और उद्यमिता के क्या क्या अवसर आप देखते हैं? मैं युवा भारत से सीधा संवाद करना चाहूँगा कि और युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि आपके मन में यह जो गलतफहमी है कि सहकारिता पुरानी सोच है, उसे आज तोड़ लीजिए। सहकारिता पुरानी सोच नहीं, टिकाऊ सोच है और टिकाऊ ही असली आधुनिकता है। देखिए, आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निवेश ESG पर हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। यानी एक ऐसे व्यवसाय जो पर्यावरण जो होता है हमारा, उसको बचाएं, समाज को साथ लेकर चलें और पारदर्शी भी हों। अब सहकारिता का तो जन्म ही ESG से हुआ है। 100 साल पहले से बिना किसी फैशन के या बिना किसी आधुनिकता के, यानी आज की दुनिया में जिस मॉडल की तलाश कर रही है, हम उस पर पहले से बैठे हुए हैं। 100 साल से उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। अब अगर हम करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो आज सहकारी बैंकों को चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए, डाटा वैज्ञानिक भी चाहिए, साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ भी चाहिए, क्रेडिट विश्लेषक भी चाहिए, AI इंजीनियर भी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल भी चाहिए। सहकारी बैंकिंग अब कलर ओरिएंटेड बैंकिंग नहीं रही, ये अब टेक ओरिएंटेड हो रही है। इसमें वेतन भी कंपटीशन है और ग्रामीण प्रभाव भी असली है। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के दृष्टिकोण से बोलूं तो एग्रीटेक, फूड टेक, फिनटेक, इन तीनों में सहकारी मॉडल का सबसे बड़ा एकीकरण होने वाला है। FPO, किसान उत्पादक संगठन जो हैं हमारे, वो सहकारी मॉडल पर ही चलते हैं। चाहे वो ड्रोन से छिड़काव की बात करें या AI से मिट्टी की जांच की बात हो, सोलर कोल्ड स्टोरेज की बात हो या कृषि डाटा प्लेटफॉर्म हो, ये सब क्षेत्र युवाओं के लिए खुले हैं। सहकारी बैंक इसमें वित्तीय सलाहकार साझेदार भी है, मतलब आपको ऋण भी देते हैं इन सब के लिए। और एक उदाहरण दूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में IIT और IIM के सैकड़ों युवाओं ने एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू किए हैं, जैसे निंजा कार्ट हो गया, डी हार्ट हो गया, एग्रो स्टार हो गया, वे कूल हो गया। और इनमें से अधिकांश ने FPO और सहकारी समितियों के साथ साझेदारी की है, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप के बगैर वो सक्सेसफुली नहीं हो सकते। यानी सहकारी मॉडल अब भारत का सबसे आधुनिक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है। तो मेरी युवाओं से अपील है कि सरकारी नौकरी की दौड़ में रहने वाले युवाओं से मैं ये बोलता हूं कि अब एक बार सहकारी क्षेत्र देखिए। यहां नौकरी भी है, उद्यमिता भी है, सबसे बड़ी बात राष्ट्र निर्माण का संतोष भी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सहकारिता पुरानी सोच नहीं, टिकाऊ सोच है और टिकाऊ ही असली आधुनिकता है। मिलिंद सर, क्या आप सुनील सर की बात से सहमत है? और देखा जाए तो आपके बैंक में युवा कैसे जुड़ रहे हैं, और जो भी दर्शक युवा अभी हमें देख रहे हैं, उन्हें सहकारी क्षेत्र में आने का क्या व्यवहारिक रास्ता है? एक ऐसा है कि सहकारिता में नई पीढ़ी आए, युवा आए, इसके लिए भी बैंकों का जो दिखने वाला चित्र है, इमेज है, वो बदलनी चाहिए, वो बदल रही है। RBI का कहना रहता है कि जो बैंकों की AGM होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, यानी हमारे मेंबर्स आए, शेयर होल्डर्स आए और दे शुड इंटरेक्ट। मैं देख रहा हूँ, मैं 10 साल से मेरे बैंक का निदेशक हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं डायरेक्टर बना तो 60+ एज के लोग AGM में आते थे, और जैसे ही डिविडेंड का मुद्दा आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो बाद में संख्या कम हो जाती थी। गत 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि युवाओं की संख्या बढ़ रही है और दे आर इंटरेक्टिंग विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। कहाँ पे क्या खर्चा हुआ, बैंक ने क्या करना चाहिए, बैंक क्या टेक्नोलॉजी रहा है, इसका एक अच्छे से डिस्कशन हो रहा है AGM में। और उसमें युवा वर्ग बहुत संख्या में आ रहा है। तो दिस हैज बीन हैपनिंग इन एवरी बैंक। मेरे बैंक का तो मैंने उदाहरण दिया। अगर किसी को इस क्षेत्र में आना है तो जैसे मैंने कहा ना कि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद अनेक प्रयास हुए, उसमें एक प्रयास ऐसा चल रहा है, हुआ कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नाम का सहकारिता यूनिवर्सिटी बना है। आनंद गुजरात, जहाँ पे अमूल का केंद्र है, वहाँ पे इसका कैंपस है। और वहाँ पे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में सहकारिता से अलाइंड हर तरह के कोर्स का काम चालू है। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बहुत से युवा
आज एमबीए का कोर्स करके जो सहकारिता से लिंक्ड है, वो कोर्स करके अलग अलग सहकारिता के इंस्टीट्यूशंस में वो जा रहे हैं, या भी हो, दिस इज हैपनिंग। वेरी नाइस। तो करियर करने वालों को सहकारिता क्षेत्र एक आह्वान दे रहा है कि आप आओ और जुड़ जाओ सहकारिता के साथ। और मैं ये सोच रहा हूं कि आज अपने देश का युवा के देश के लिए बहुत करना चाहता है, तो उसको एक और आयाम मिल गया कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूं, तो उसका एक आयाम मिल गया, सहकारिता के माध्यम से मैं ये कर सकता हूं। वेरी नाइस। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा ना कि 2-3 साल में एक चित्र नया दिखेगा, और सहकारिता क्षेत्र इतना एम्पावर हो रहा है कि सभी की नजरें उसके ऊपर होगी और वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा विकसित भारत के सपने में। वाह। दर्शकों, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। इसलिए समाज हमारा आराध्य है और सहकारिता की साधना हम करते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अब आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आप विश्व के आर्थिक मंच दावोस में हर वर्ष जाते हैं और सार्क दावोस डायलॉग भी आप आयोजित करते हैं, तो आपकी दृष्टि में 2047 तक सहकारी बैंकिंग और वित्तीय समावेशन का स्वरूप कैसा होगा, और खासतौर पे भारत का सहकारी मॉडल विश्व के लिए ग्लोबल साउथ सॉल्यूशन कैसे बन सकता है? मैं अपने इस बात को 2 हिस्सों में रखूंगा जी। पहले विकसित भारत 2047 और फिर वैश्विक मंच पे हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें या कर रहे हैं। जी। 2047 के भारत को यदि मैं देखूं तो मैं इसको 4 पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है मेरा कि हर गांव में एक बहुउद्देश्य पैक्स, जो ऋण, बीमा, पेंशन, अनाज भंडारण, गैस वितरण और जन सेवा का केंद्र हो, मतलब एक स्थान अनेक सेवाएं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा हर सहकारी बैंक पूरी तरह से डिजिटल, साइबर सुरक्षित, एआई सक्षम और किसान को मोबाइल पर ही अनुमानित ऋण सीमा मिले बिना शाखा गए, कोई ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है उसे। तीसरा, हर महिला किसान या सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य के पास औपचारिक ऋण की पहुंच हो, कोई महिला साहूकार के पास ना जाए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। चौथा, सहकारी क्षेत्र का एनपीए राष्ट्रीय औसत से नीचे, यानी हम सबसे साफ बैंकिंग क्षेत्र बने। और अगर इसमें एक बड़ा बदलाव चुनना है तो वह है प्रोफेशनल गवर्नेंस। अगर सहकारी बैंक पेशेवर तरीके से चलें, राजनीति से ऊपर रहें, तकनीक अपनाएं और सदस्य केंद्रित रहें, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ बैंक है, तो 2047 का विकसित भारत सहकारी क्षेत्र की पीठ पर सवार होकर आएगा। अब मैं वैश्विक दृष्टिकोण बताना चाहूंगा। जैसे डावोस में और G20 की चर्चाओं में मैंने पाया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के जो नीति निर्माता हैं वो भारत के सहकारी मॉडल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अमेरिका और यूरोप का बड़े पूंजी बड़ा बैंक का मॉडल वहां काम ही नहीं करता। उन्हें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कम संसाधन में अधिक लोगों तक पहुंचे
और वह है भारत का सहकारी मॉडल। अमूल का दूध मॉडल अफ्रीका के कई देशों में अपनाया जा चुका है। इफ्को का खाद मॉडल हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। यह स्वयं एक संदेश है कि सहकारिता पे पूरा विश्व कितना ध्यान दे रहा है। तो मेरा सुझाव है कि भारत को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंकिंग इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए, जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू की थी। विश्व के विकासशील देशों के साथ हम अपना सहकारी ज्ञान साझा करें और भारत की वैश्विक पहचान का अगला अध्याय बने। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि विकसित भारत 2047 केवल मेट्रो, मिसाइल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नहीं बनेगा। यह उस छोटे किसान से बनेगा जिसे समय पर बीज और ऋण मिल जाए। यह उस महिला से बनेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। यह इस युवा से बनेगा जो अपने गांव की सहकारी समिति को डिजिटल बनाता है। और इसको समअप करके मैं कहना चाहूँ तो जहाँ सहकार है वहाँ स्वराज है, जहाँ स्वराज है वहाँ समृद्धि है, और जहाँ समृद्धि है वो विकसित भारत है। मिलिंद सर, आखिरी सवाल आपसे भी कि एक जमीनी सहकारी बैंकर के रूप में गुप्ता जी की दृष्टि के साथ आप क्या जोड़ना चाहेंगे? हम जो सहकारिता में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो एक बात हमारे मन में कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार, लेकिन बिना संस्कार नहीं सहकार। अगर सहकारिता आंदोलन चलाना है, कुछ काम करना है समाज के लिए, तो संस्कार होने चाहिए। ये संस्कार किस बात के हैं? तो वो है, एक तो सहकारिता का जो मूल्य है, वैल्यू सिस्टम है, उसके है। अगर मैं एक बैंक हम चला रहे हैं, उसमें कोई प्रॉफिट निकल रहा है, वो मेरे लिए नहीं है, वो समाज का है। वो समाज में जाना चाहिए, समाज में प्रोजेक्ट चलने चाहिए, समाज में लोगों को मदद होनी चाहिए, जो कुछ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा मेरा कहना है कि गवर्नेंस के लेवल पे हमें काम करना चाहिए। मैं, मेरे साथी जो है सहकारिता में काम करने वाले, फिर बैंकिंग हो, अन्य संस्थाएं हो, गवर्नेंस हमारा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि सहकार से अगर समृद्धि लानी है तो समृद्धि लाने वाला सहकार सशक्त होना चाहिए, और वो सशक्त दो ही चीजों से बनेगा, एक गवर्नेंस और एक वैल्यू सिस्टम। हम हमारे बैंक में कहते हैं कि हमारा बैंक जो है वो कॉरपोरेट लुकिंग वाला बैंक है, लेकिन हमारा सोल जो है वो कोऑपरेटिव वाला है। दिल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जो है ना, वो अगर हमारे मन से छूट गया तो समाज में हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सहकारी बैंक जो है, सहकारिता जो है, वो फंड बैलेंस शीट को नहीं करता, वो पीपल को करता है। और देश पीपल का बनता है, लोगों का देश है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सामान्य मानवी, तो सर्वसामान्य जन से बना हुआ ये देश है ना, तो उसके लिए काम करने के लिए हमारे मन में वो भाव होना चाहिए। लेकिन हमारे कार्य पद्धति में पारदर्शिता और हमारा गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरा जुड़ जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। जैसे डीबीटी आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लाखों लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचा। तो ये एक छोटे से कदम के साथ एक भ्रष्टाचार भी कम हुआ देश में। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का जितना हो सके उसका उतना उपयोग करके, एआई को लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन एआई भी आ गया हमारे लेंडिंग सिस्टम में, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, लोगों तक हम जल्दी ज्यादा हमारी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये सब हम कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे जाने के लिए। और विकसित भारत जैसे सर ने बहुत अच्छी तरह से कहा, वो टेक्नोलॉजी से नहीं है, वो लोगों का जीवन बदलने से होगा। आज कोई अगर छोटी महिला टेलर की शॉप चला रही है, तो कल उसका छोटा बुटीक बन सकता है क्या हम उसको फंड कर सकते हैं? क्या उसका जीवन मान बदले तो ही देश बदलेगा। और क्या है, देश में जो समस्या है ना बहुत तरह से, वो इसलिए कि सबको समान अवसर इतने सालों में नहीं मिला। इतने साल हमारे वर्ष हो गए देश को, समान अवसर सभी को नहीं मिले। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। इसलिए समाज में समस्याएं भी क्राइम भी बढ़े। सहकारिता एक ही ऐसा माध्यम है जो समान अवसर सभी को दे सकता है। इसलिए समाज हमारा आराध्य है और सहकारिता की साधना हम करते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल। अब प्रोग्राम के अंत में मैं आप दोनों विशिष्ट मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि आप देश के दर्शकों के लिए एक संक्षिप्त संदेश जरूर दें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी से कि वो अपना मार्गदर्शक संदेश हम सबके साथ जरूर साझा करें। जी, मैं पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक से ये कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि हम डिजिटल में जा रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइबर सिक्योरिटी आप अकेले अगर लेना चाहेंगे तो बहुत महंगी है। कोऑपरेटिव बैंक का बजट बहुत कम होता है, हम समझते हैं इस बात को। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए एक आपको पूल बनाना चाहिए कि 150 कोऑपरेटिव बैंक मिलके अपना एक पूल बनाएं और एक साथ साइबर सिक्योरिटी करें सबकी। उससे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और सारे के सारे बैंक सिक्योर रहेंगे। जी, मिलिंद मोहन आरोलकर जी से भी मेरा अनुरोध है कि सर आप भी अपने अनुभव दर्शकों के साथ शेयर करें और उन्हें एक प्रेरणादायक संदेश जरूर दें। और हमारे सहकारिता क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, संस्थाएं, उन्होंने पूरे दिल से उसमें उतरना चाहिए। मैं सोच रहा हूं और मुझे लगता है कि जैसे हमने बात की सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो विमेन लेड डेवलपमेंट लाने के लिए सहकारी बैंकों ने बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हम कितना एसएचजी को फंड कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे देश के युवा जो है वो बहुत बड़े तौर पे स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कुछ नए संसाधन जुटा रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको भी हमें एक प्रोत्साहन देना होगा, उनके भी पीछे खड़ा रहना होगा। सुनील सर, अब टाइम हो गया है कि हम हमारे आज के अतिथि को एक सोवेनियर देके हमारी तरफ से सम्मानित करें। जी, तो दर्शकों, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सिर्फ वर्तमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी सपोर्ट के साथ ये सेक्टर न सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि एक सेल्फ रिलायंट और इंक्लूसिव इकोनॉमी की ओर भी भारत को ले जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूं हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का और हमारे आज के गेस्ट श्री मिलिंद मोहन आरोलकर जी का, जिन्होंने अपने विचारों से चर्चा को और भी ज्यादा समृद्ध और सार्थक बनाया है। और आप सभी दर्शकों का भी दिल से बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहरी चर्चा के लिए जुड़े रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के साथ। मैं हूं सिमरन, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए दृष्टिकोण के साथ। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।